जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है कक्षा प्रबंध के 10 सिद्धांत। इसके साथ साथ हम 25 MCQs को देखेंगे। ये क्लास हमारी यूपी पीजीटी के एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आज जो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट निकला है, जिसका भी क्वालिफाई हो गया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे रह गए हैं उनसे कहूँगी कि वो आगे के लिए दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। साथ ही जो बच्चे एजुकेशन प्लस पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम 9 और 10 मई को होने वाला है वो देने वाले हैं, तो मेरी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ पर कंबाइंड सिलेबस दोनों सब्जेक्ट का कराने वाली हूँ, जो कि आपके यूपी पीजीटी में भी काम आएगा, प्लस आप यूजीसी नेट के लिए भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टीईटी या फिर सीटेट या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी आप इस सिलेबस को कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए जल्दी से क्लास को, प्लस शेयर करिए, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा प्रबंध की परिभाषा क्या है और उसका अर्थ क्या है। देखिए, कक्षा प्रबंध वह संगठनात्मक एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक शिक्षण अधिगम संबंधी सभी क्रियाकलापों, संवादों और पारस्परिक व्यवहारों को इस प्रकार समन्वित करता है कि विद्यार्थी में अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। इसका मतलब ये है कि कक्षा में जो भी सभी संसाधन होते हैं, जैसे शिक्षक है, छात्र हैं, या जो पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स का यूज़ किया जा रहा है, जो समय क्लास में लग रहा है और जिस स्थान पर उस क्लास को चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनका जो समन्वय होता है, मतलब इनको इकट्ठा करना, इनको मैनेज करने का कार्य जो अनुशासित, प्रेरित और सीखने का वातावरण बनाते हैं, उसको कक्षा प्रबंध या क्लास मैनेजमेंट कहते हैं। अब अगर हम कक्षा का प्रबंध करना चाहते हैं तो उसका कोई बेस होता है, कोई आधार होता है, जो आधार शिक्षक को तय करना होता है कि उसे कक्षा को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अनुशासित करना है और कैसे उसको प्रेरित वातावरण में बदलना है। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अनुशासन, प्रेरणा और समय प्रबंध। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाने के लिए या इन तीनों कंपोनेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसको 3 भागों में ही बांटा गया है। तो पहली तकनीकी क्या है? अनुशासन तकनीकी। इसके अंतर्गत 3 तकनीकें आती हैं। पहली आती है सकारात्मक अनुशासन सिद्धांत, जो दंड के बजाय पुरस्कार पर जोर देती है। इस तकनीक में स्पष्ट नियम बनाए जाते हैं फर्स्ट डे से ही, क्योंकि पहले दिन से बच्चा जैसा देखेगा टीचर को या जैसे नियम को बनाया जाएगा पहले दिन, वो उसी को फॉलो करता है। अच्छे व्यवहार की सार्वजनिक प्रशंसा की जाती है और नियम भंग करने पर उसको पर्सनली चेतावनी दी जाती है। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको क्लास का मॉनिटर बना देना, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है। अगला मॉडल है हमारा चैम्प्स मॉडल। इसमें टीचर द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है अपनी क्लास को डिसिप्लिन रखने के लिए। तो चैम्प्स मॉडल का हर अल्फ़ाबेट एक नई संज्ञा देता है, जैसे कि C स्टैंड करता है कन्वर्सेशन पर। इसका मतलब जब बच्चों से कन्वर्सेशन की जाती है तो क्लास स्वयं से ही या अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाती है। सेकंड है H हेल्प को दिखाता है। A एक्टिविटीज़ को दिखाता है। यदि बच्चों को एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं, कार्य में व्यस्त रखा जाता है, तो बच्चा डिसिप्लिन रहता है। M स्टैंड करता है मटेरियल्स पर। जो भी टीचिंग एड्स हैं या टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ आप करते हैं तो भी बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। P स्टैंड करता है पार्टिसिपेशन पर, और S स्टैंड करता है सक्सेस पर। इस मॉडल के स्टेप्स करने से पहले 30 सेकंड पहले बच्चे को हर एक्टिविटी के बारे में
समझाया जाता है, उसके बाद ही इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रगतिशील अनुशासन मॉडल या सिद्धांत। इसके द्वारा बच्चों को अनुशासित रखने के लिए सबसे पहले तो मौखिक चेतावनी दी जाती है। इट मीन्स वर्बली बच्चों को बोला जाता है कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें रिटन में चेतावनी दी जाती है, लिखित रूप से बच्चों को चेतावनी दी जाती है। अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता है तो अभिभावक से संपर्क किया जाता है और उसके बाद प्रधानाचार्य को रिपोर्ट की जाती है। सेकंड है प्रेरणा तकनीकें। इसमें सक्रिय प्रेरणा पहली तकनीकी है, जिसमें ये सक्रिय प्रेरणा जो होती है ये रुचि आधारित शिक्षण पर आधारित होती है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया। इसमें असाइनमेंट की चॉइस बच्चों को मिल जाती है, बच्चे खुद से असाइनमेंट तैयार करते हैं और जब वो इस चीज़ को कर लेते हैं इजीली तो उन्हें सफलता का एक्सपीरियंस होता है। ये बच्चों के लिए इजी होता है स्टार्ट करने में और बाद में लास्ट में जाते जाते ये चैलेंजिंग हो जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट बना लोगे तो ये आपके किस काम आएगा, ये आपको नौकरी दिलवाएगा या ये आपके अगले क्लास में प्रोग्रेस के काम आएगा। इस तरह से बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे निष्क्रिय प्रेरणा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मोटिवेशन सामने से नहीं दिया जाता, एक स्टार चार्ट या टोकन सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें बच्चों को वीकली अवार्ड्स दिए जाते हैं कि कौन क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। कुछ इमोजीज बना दिए जाते हैं या कुछ फेस बना दिए जाते हैं या फिर कुछ स्टार्स बना दिए जाते हैं जिन पर टिक करना होता है, वो कलर वाइज होते हैं। इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं क्लास में और उनमें कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। साथ ही उन ग्रुप्स को रैंकिंग भी दी जाती है, जैसे कि टॉप 3 ग्रुप कौन से या कौन सा ग्रुप सबसे आगे चल रहा है। इस तरह से निष्क्रिय होता है, लेकिन इसमें मोटिवेशन बच्चों को पिक्चर्स देखकर या चार्ट्स देखकर उनको मोटिवेशन मिलती है। थर्ड नंबर पे आता है मैस्लो की आवश्यकताएं या नीड थ्योरी। मैस्लो की आती है इसमें। इसके 5 स्तर होते हैं। पहली है शारीरिक आवश्यकता, जैसे कि हर किसी व्यक्ति को फिजिकली या बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि उसको खाना भी खाना है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और डेली नेचर कॉल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आती है सुरक्षात्मक आवश्यकता, सेकंड स्टेप इसका है, जो कि हर बच्चे को अपनी माता से मिलता है, जिसमें कि हर बच्चा माता पिता के साथ रहकर सुरक्षा महसूस करता है। जैसे कि ये उसको सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है, प्रेम की ज़रूरत महसूस होती है। थर्ड स्टेप में वो सहपाठी बनाता है और जब ये तीनों स्टेप्स उसके पूरे हो जाते हैं, वो ये सारी नीड्स को पूरा कर लेता है, तो उसको अब ज़रूरत होती है सम्मान की या प्रशंसा की, कि कोई उसकी प्रशंसा करे, लोग उसका सम्मान करें समाज में। इसके बाद आता है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है वो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, वो अपने आप को पहचानने लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, उसकी अपने से, अपने समाज से, अपने परिवार से क्या क्या नीड्स हैं और उनको वो कैसे फुलफिल कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी उस व्यक्ति को मिलने लगती। तो अब तक यहाँ हमने देखी 3 अनुशासन तकनीकें, जैसे कि सकारात्मक अनुशासन, चैम्प्स मॉडल और प्रगतिशील अनुशासन को। प्रेरणा तकनीकों के अंतर्गत सक्रिय प्रेरणा, निष्क्रिय प्रेरणा और मैस्लो की आवश्यकता के सिद्धांत को देखा हमने यहाँ पर। आइए अब देखेंगे कक्षा प्रबंध के उद्देश्य। कक्षा प्रबंध के लिए जो उद्देश्य हैं उनमें प्राथमिक उद्देश्य, माध्यमिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य आते हैं। प्राथमिक उद्देश्यों का कार्य होता है अधिगम वातावरण को निर्माण, अनुशासन बनाए रखना और समय का अधिकतम उपयोग करना। माध्यमिक उद्देश्य जो होते हैं वो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, जैसे कि छात्रों को आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का अंतर्निहित शिक्षण और व्यक्तिगत भिन्नताओं का समायोजन करना आदि पर।
जबकि दीर्घकालिक उद्देश्यों का कार्य आत्मनियंत्रण क्षमता विकसित करना, सहयोगी कार्य कौशल और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को विकसित करना है। अब देखेंगे कक्षा प्रबंध के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। कक्षा प्रबंध के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पहला है योजनाबद्धता, जिसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है और उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद संगठन करना या संसाधन जो भी हैं उनको इकट्ठा करना आता है इसमें। साथ ही स्थान की व्यवस्था करना आता है। निर्देशन में छात्रों को सक्रिय बनाना, नियंत्रण, अनुशासन और विचलन को रोकना होता है। संचार के कौशल जो होते हैं वो इसमें स्पष्ट निर्देश और फीडबैक देने का कार्य करते हैं। तो ये थे कक्षा प्रबंध के कंपोनेंट्स या घटक। अब आगे देखेंगे हम जो इसके आयाम हैं या डिमेंशंस हैं उनको। देखिए, आयाम का मतलब होता है कि कहीं भी हम जब प्रबंध कर रहे हैं तो किस किस क्षेत्र में हम प्रबंध करेंगे वो उसके डायमेंशंस को बताता है। जैसे कि एक कक्षा का अगर प्रबंध करना है तो उसमें हम शिक्षण का प्रबंध करेंगे कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, किस विधि से पढ़ाना है, क्या सामग्री यूज करनी है। उसके बाद व्यवहार का प्रबंध करना है कि छात्र का अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा हो, या जो भौतिक व्यवस्था है क्लास की वो कैसी हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कुछ अव्यवस्था ना हो, धूप छाएं, ठंड हवा गर्मी, इन सब की व्यवस्था ठीक से हो, प्रॉपर तरीके से हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। समय प्रबंध के लिए टाइम टेबल तैयार करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये चारों चीज़ें जो होती हैं एक क्लास को और शिक्षण कार्य के लिए प्रबंध करने के लिए जरूरी होती हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए कि कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कक्षा प्रबंध का जो उद्देश्य है वो अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जहाँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है, कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम कक्षा प्रबंध के व्यावहारिक उपयोग क्या हैं। देखिए, जो व्यावहारिक उपयोग हैं उन्हें पहले दिन से ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि क्लास से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फर्स्ट डे बच्चों को बताना पड़ता है कि क्लास में क्या काम होना है, क्या नहीं होना चाहिए। वो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बताने पड़ते हैं। सीटिंग चार्ट बनाना पड़ता है कि क्लास में बच्चे किस तरह से बैठेंगे, बॉयज़ कैसे बैठेंगे, गर्ल्स किस साइड बैठेंगे, या दोनों मिक्स होकर बैठेंगे, या फिर बच्चे छोटे बच्चे जो हाइट में कम है वो आगे बैठेंगे, या जो लॉन्ग स्टूडेंट्स हैं वो पीछे बैठेंगे। ये सारी चीज़ों का प्लान बनाना पड़ता है। अपनी क्लास के जो एम्स हैं, जैसे कि वीकली एम्स हैं, डेली एम्स हैं या फिर ईयरली एम्स हैं, उनको बोर्ड पर लिख लेना चाहिए जिससे कि बच्चों को वो याद रहें और उन्हें क्या अपना एम कंप्लीट करना है वो भी उनको बच्चों को नॉलेज रहे। फर्स्ट डे जो भी वर्क बच्चों को करने के लिए दिया जाए वो कार्य बहुत सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, उसको समझने की कोशिश करें बच्चे। क्योंकि जो क्लास मैनेजमेंट है वो एक डिसिप्लिन नहीं है, केवल ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। अब हम कक्षा प्रबंध के 10 प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे। ये केवल सिद्धांत न होकर ये कक्षा प्रबंध के स्टेप्स भी कहे जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कक्षा प्रबंध के चरण हैं। तो पहला चरण या पहला सिद्धांत क्या है इसका? उद्देश्य का निर्धारण करना। इसके लिए टीचर एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है और उसको वो बोर्ड पर लिखता है कि आज आपको ये काम करना है। जैसे कि मैथ्स में टीचर लिख दे कि आज आपको ये ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट आता है योजना। इसमें टीचर एक योजना तैयार करता है पहले से ही, जो उसको पढ़ाना है उससे रिलेटेड। थर्ड स्टेप है इसका सहभागिता या सहभागिता सिद्धांत। इसमें टीचर बच्चों के साथ सहभागिता करता है, जो भी वो पढ़ा रहा है उसको रिपीट करवाता है, बच्चों से कहता है कि आप सभी लोग इसको मेरे साथ साथ बोलिए। जैसे कि इंग्लिश में अगर टीचर कोई पोयम रिसाइट करा रहा है तो उसको अपने साथ साथ बोलने के लिए कहना सहभागिता सिद्धांत के अंदर आता है।
फोर्थ स्टेप है लचीलापन। देखिए कक्षा का जो प्रबंध है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए प्लान बी का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको बोर्ड पर दिखाकर समझा सकते हैं, या आप वाला उदाहरण बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, या फिर तीसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। तो उसमें आपको चेंजेस करते रहना पड़ सकता है। या फिर व्यवस्था अगर मान लीजिए क्लासरूम से रिलेटेड है, क्लास में बच्चा एक जगह पर बैठने में कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा है तो उसको दूसरी सीट का अरेंज कराना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट स्टेप है भिन्नता या भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि क्लास में कभी भी एक ही तरह से नहीं सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी न किसी मेथड से हर बच्चा उस क्लास में समायोजित हो सके, उस चीज़ को सीखने की योग्यता रख सके। क्योंकि हर बच्चा एक अपनी अलग भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, इसलिए क्लास में पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग तरह से होना चाहिए। सकारात्मकता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों की हर एक्टिविटी पर टीचर को नज़र रखनी चाहिए, साथ ही जो उसकी एक्टिविटी सराहनीय है उस पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि आपने ये काम अच्छा किया है। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी कार्य बच्चे को दिया गया है उसमें वो बच्चा नियमों को फॉलो करे और उनका पूरी तरह से पालन करे, ये ज़रूरी है। संचार का मतलब ये है कि बच्चे से जो भी बात टीचर कर रहा है उसको स्पष्ट और सरल शब्दों में टीचर द्वारा बताया जाना चाहिए और उसको बच्चों को भी दोहराने के लिए कहा जाना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी टास्क या जो भी कार्य बच्चे को करने के लिए दिया गया है उसके लिए एक टाइमर की ज़रूरत होती है। टाइमर लगाएं या फिर मॉनिटर का यूज़ उसके लिए किया जाना चाहिए। बच्चों ने आपकी क्लास में क्या सीखा उसका मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों से फीडबैक करना चाहिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा ये चैप्टर, या ये जो मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया है ये कैसा लगा। मैथ्स के टीचर को बच्चों को पूछना चाहिए। साथ ही स्टूडेंट से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स लेने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है। इन 10 उद्देश्यों का एक वर्गीकरण किया गया है छोटा, जिससे कि ये शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए। जैसे कि योजना के अंदर हम पहला और दूसरा सिद्धांत रखेंगे जो पूर्व तैयारी पर आधारित होता है। क्रिया या एक्टिविटी में 3, 4, 5 एंड 8 आता है जो कार्य संचालन को दर्शाता है। क्लास कंट्रोलिंग के लिए 6, 7 और 9 आता है जो व्यवस्था को दर्शाता है। मूल्यांकन के लिए आपका 10 स्टेप है ही जो सुधार को दर्शाता है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं अब हम। पहली कक्षा में उद्देश्य सिद्धांत लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है बी, शुरू में बोर्ड पर ही लिख देना चाहिए उद्देश्यों या सिद्धांतों को। निरंतरता का उल्लंघन कैसे होगा? आज छूट कल सजा, रोज नियम दोहराना, समय पर आना, स्पष्ट संचार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज छूट कल सजा। क्योंकि यदि अगर आज छूट कर दी और कल सजा दी तो नियम हमेशा एक समान नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। लचीलापन सिद्धांत का अर्थ है कठोर नियम, स्थिति अनुसार बदलाव, कोई योजना नहीं, केवल दंड। तो लचीलापन सिद्धांत का अर्थ है स्थिति अनुसार बदलाव, जिसमें प्लान ए, बी, सी आदि जो है उसके लिए प्रिपेयर रखने पड़ते हैं। योजना सिद्धांत का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? कक्षा के दौरान पूर्व तैयारी, कक्षा के बाद या केवल परीक्षा में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व तैयारी, जो पिछली रात की प्लानिंग होती है। सहभागिता सिद्धांत का उदाहरण है केवल शिक्षक बोलें, थिंक पेयर शेयर,
रट्टा लगवाना, सजा देना। देखिए, सहभागिता सिद्धांत के उदाहरण में हम रख सकते हैं थिंक पेयर शेयर को, जो सभी छात्रों को सक्रिय रखता है। जब सभी छात्र सक्रिय रहेंगे तो एक दूसरे के साथ सहभागिता भी करते हैं। सकारात्मक सिद्धांत का आधार है दंड, स्किनर का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अनदेखी या चिल्लाना। इसका आंसर है स्किनर का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जो कि 3:1 के रेशियो में दिया जाता है। इसका प्रशंसा अनुपात 3:1 के रेशियो में होता है। निरंतरता सिद्धांत का उल्लंघन किसे कहेंगे? आज छूट कल सजा, रोज नियम दोहराना, समय पर आना, स्पष्ट संचार। निरंतरता का सिद्धांत का उल्लंघन हम कह सकते हैं आज छूट कल सजा को, क्योंकि नियम हमेशा एक समान होने चाहिए। संचार सिद्धांत का सही उदाहरण है पेज 45, प्रश्न 2 से 5, 10 मिनट। जल्दी करो, जो कहा वैसा करो, चुप रहो। इसमें आंसर होगा पेज 45 वाला ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि बच्चे को क्या करना है और इसको मेजर किया जा सकता है। समय प्रबंध सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ करेंगे? वॉल क्लॉक प्लस टाइमर में, अनिश्चित समय, केवल बातों के लिए, या देर से शुरू करेंगे? देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें समय के मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? वॉल क्लॉक प्लस टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5, 40 और 10 मिनट फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 मिनट पहले टाइमर का यूज़ किया, उसके बाद 40 मिनट वॉल क्लॉक के लिए यूज़ किया, और फिर 10 मिनट के लिए हमने फिर से टाइमर का यूज़ करना है। मूल्यांकन सिद्धांत का उपकरण है एग्जिट टिकट, लंबा परीक्षा, अनदेखी, केवल ग्रेड। इसमें आंसर होगा एग्जिट टिकट मूल्यांकन सिद्धांत का उपकरण है। पहली कक्षा में उद्देश्य सिद्धांत लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? अंत में लिखें, शुरू में बोर्ड पर लिख दें, भूल जाएं, या कल घोषित करें? उद्देश्य सिद्धांत के अनुसार जब कक्षा में पहली बार जाना चाहिए तो शुरुआत में ही बोर्ड पर रूल्स और रेगुलेशंस को लिख देना चाहिए। कलर कोडिंग का संबंध किस सिद्धांत से है? सहभागिता, व्यक्तिगत भिन्नता, सकारात्मकता, समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर हम बहुत सारे कलर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं, इसी प्रकार से उनको दिखाने के लिए कलर्स की कोडिंग की जा सकती है। राम ने अच्छा किया उदाहरण किससे संबंधित है? सकारात्मकता, दंड, अनदेखी, या चेतावनी। राम ने अच्छा किया उदाहरण में यहाँ पर राम के लिए पॉजिटिव बात की जा रही है, तो ये सकारात्मकता को दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 3 नियम रोज दोहराना किस सिद्धांत का उदाहरण है? लचीलापन, निरंतरता, योजना, मूल्यांकन।
यहाँ पर रोजाना एक ही कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है या दोहराने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी या निरंतरता को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश दोहराने पर सभी चुप नियम कौन सा है? संचार सिद्धांत, सहभागिता, समय, उद्देश्य। यहाँ पर निर्देशों को दोहराया जा रहा है, इट मीन संचार का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। प्लान बी तैयार रखें किस सिद्धांत का भाग है? योजना, लचीलापन, निरंतरता, व्यक्तिगत। लचीलापन का सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि यदि आपका प्लान ए कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो प्लान बी उसके लिए तैयार रखा जाए। एग्जिट टिकट का उपयोग कहाँ किया जाता है? मूल्यांकन, समय बचत, दंड या नियम। तो एग्जिट टिकट का उपयोग हम मूल्यांकन सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। ये जो स्टेप है ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। थिंक पेयर शेयर तकनीकी में क्या महत्वपूर्ण है? सहभागिता, एकल कार्य, रट्टा, सजा। तो जहाँ इसमें थिंक पेयर शेयर तकनीकी में सहभागिता जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शेयर करने की बात यहाँ पर करते हैं जो कि सहभागिता के कारण ही होता है। तेज वर्सेस धीमे छात्र के लिए अलग कार्य किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता, सभी एक समान, केवल तेज, कोई भेदभाव नहीं। तो इसका संबंध है व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग भिन्नताएं या अलग अलग गुण लेकर आता है। कोई तेजी से काम करता है, कोई धीरे काम करता है, कोई सामान्य तरीके से कार्य करता है। तो छात्रों में भी ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वॉल टाइमर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय प्रबंध, सजावट, अनदेखी, केवल घड़ी के रूप में। तो वॉल टाइमर का उपयोग अगर हम कक्षा में करते हैं तो वो समय के प्रबंध के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। सकारात्मकता सिद्धांत का अनुपात क्या है? 1:1 रेशियो, 3:1 रेशियो, 5:1 रेशियो या इनमें से कोई नहीं। सकारात्मकता सिद्धांत का अनुपात है 3:1 रेशियो। इट मीन्स 3 बार प्रशंसा की जाए और चौथी बार सुधार के लिए कहा जाता है। इसमें पहले दिन लागू करने योग्य प्रथम सिद्धांत कौन सा है? मूल्यांकन, उद्देश्य प्लस योजना, लचीलापन या सहभागिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्लस योजना। कक्षा प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सकारात्मकता, दंड, अनदेखी या चिल्लाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मकता कक्षा प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी नियम एक समान किसका उदाहरण है? लचीलापन, निरंतरता, व्यक्तिगत या समय सिद्धांत का। तो सभी नियम एक समान उदाहरण है निरंतरता के सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा आंसर होगा। कक्षा प्रबंध सिद्धांतों की संख्या सामान्यतः कितनी है? 5, 8 से 10, 15 या 3।
तो इसका आंसर है 8 से 10, जिसमें योजना, सहभागिता, सकारात्मकता, मूल्यांकन आदि मुख्य सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की इस कक्षा में हमने देखा कक्षा प्रबंध के 10 सिद्धांतों को, साथ ही इससे संबंधित तकनीकियों को, और इससे रिलेटेड हमने करीब 25 MCQs भी सॉल्व किए हैं। तो यदि आपको वीडियो आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे पाए, आपको कितना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।